सवाल उठते हैं, कभी कभी संशय, कभी कभी सस्पिशन या कभी कभी प्योर डाउट, उसको सॉल्व करने के लिए, उसका समाधान करने के लिए दिस इज अ प्लेटफॉर्म वेयर टू पीपल कैन कम टुगेदर एंड हैव अ डायलॉग. Also, WOL इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव जो है विंग्स ऑफ लिबरेशन इज टू हैव अ वेरी क्लियर अंडरस्टैंडिंग एंड साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बेसिस ऑफ इंडियन माइथोलॉजी. ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, इस कहानी के नीचे एक बहुत ही डीप अंडरलाइंग सेंस ऑफ सिंबॉलिज्म है. उसको समझना और उसको अपने जीवन में उतारना, यही एक सीख है या ये एक बहुत बड़ा एंगल कहें अगर WOL का है. ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स जो WOL का ऑब्जेक्टिव है वो है टू ब्रेक मिथ्स एंड फोबियाज. अक्सर बहुत लोग ऐसे हैं, बहुत सारे अलग अलग प्रैक्टिशनर्स हैं जो हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ एक तरह से कहें तो खिलवाड़ करते हैं. मन में किसी तरह की दुविधा या संशय या सुपरस्टिशन को बढ़ावा देना. WOL का काम ये है कि इन सारे मिथ्स और फोबियाज को, चाहे वो वास्तु हो, एस्ट्रोलॉजी हो, एस्ट्रोनॉमी हो, जेम्स आप ये पहने ये ना पहने, इन सब के पीछे का राज, इन सब के पीछे का कारण जो है वो साइंटिफिकली आप सबके साथ शेयर करना है. द रेस्ट ऑफ कोर्स आई विल लीव टू द एबल हैंड्स ऑफ डॉक्टर प्रणय जोशी. आज हम बात करेंगे अबाउट डिजास्टर मैनेजमेंट. And who better than our in-house Vastu consultant and astrologer, Dr. Pranay Joshi. तो मैं हैंड ओवर करता हूँ ये छोटा सा माइक उनको. डॉक्टर जोशी प्लीज आइए and let's start today's session. Ladies and gentlemen, Dr. Pranay Joshi. हैंड ओवर करने का बोला और लेके चले गए. I think you can hear me. It's okay. सबसे पहले तो विंग्स ऑफ लिबरेशन परिवार के सदस्य और जो गेस्ट्स हैं उन सभी का अभिनंदन. और विंग्स ऑफ लिबरेशन एक बड़ी छटपटाहट से उपजी हुई सोच है. असल में वो छटपटाहट तब होती है जब हम कहीं अपने आसपास के परिप्रेक्ष्य में, खास करके गल्फ कंट्रीज में, जब हम मुस्लिम्स को देखते हैं और लोगों को देखते हैं कि अपने कल्चर से कितना जुड़े हुए हैं, अपने कल्चर के बारे में कितना फख्र महसूस करते हैं. हम भारतीय लोग, भारत की तो संस्कृति ही जो है वो किसी धर्म विशेष से जुड़ी हुई नहीं है. वहाँ पे सब चीज़ों को वेलकम किया है, हर सोच को, हर संस्कृति को, हर रिलीजन को. रिलीजन तो मेरी सोच से रिलीजन अलग अलग नहीं होते, सिस्टम ऑफ फेथ अलग अलग है, रिलीजन तो एक ही होता है. और सनातन धर्म एक्चुअली और हिंदू धर्म दोनों अलग अलग चीजें हैं. हम लोग सनातन लोग हैं. सच बोलना अच्छी बात है, किसी को दुख नहीं देना अच्छी बात है. ये जो चीज है, कोई भी धर्म ऐसा नहीं होता जो इसके खिलाफ हो. तो हम लोग उस संस्कृति के लोग हैं. और हमको सीधी सी बात यह है कि कहीं ना कहीं जो इनहेरिट करना चाहिए था नॉलेज, क्योंकि ये जनरेशन जो है ये दिस इज ड्रिवन बाय लॉजिक. हम लोग भी और हमारे आगे आने वाले जितनी जनरेशन्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लॉजिक ओरिएंटेड हो रहे हैं. तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो हमारा माइथोलॉजिकल नॉलेज है वो जब तक प्रॉपरली एक्सप्लेन्ड नहीं होगा, साइंटिफिक बेसिस डिस्कस नहीं किया जाएगा, तब तक ना तो हम लोग स्वीकार कर पाएंगे और आगे की जनरेशन की तो बात ही मत कीजिए. तो बहुत दूर की बात हो जाएगी. मतलब आज आप सोचें कि हम में से कितने सारे लोग हैं जो छोटी छोटी टर्म्स से भी परिचित नहीं है. हमको ये भी नहीं पता, हमारे मतलब वेदों के बारे में हमने पहले सेशन में बात की थी. 4 वेद, 4 उपवेद, फिर उसके वेदांग के बारे में उपनिषद, स्मृति ग्रंथ, संहिताएं, ज्योतिष के ग्रंथ, इतिहास के ग्रंथ, कितना सारा लिटरेचर है, कितनी सारी ब्रांचेस हैं. तो कहीं ना हमारा विषय नहीं ना हमें उसे पढ़ना है, लेकिन इतना हमें पता होना चाहिए कि हाँ हम बिलोंग किस चीज़ को करते हैं. हमारा जो वो संस्कृति और साहित्य जो है वो किस स्तर का है. विश्व गुरु की छवि किसी वक्त पे रही है, आज भी. और जैसा हम बोलते हैं कि ये चीज़ें लुप्त हो गई, लुप्त नहीं हुई. ये जो भारतीय साहित्य है ये अलग किस्म से आया हुआ है, ये हाथों से लिखा गया नहीं है. ये स्टेट ऑफ डीप मेडिटेशन में रियलाइज किया गया है. ये सोच के लिखी हुई चीज़ नहीं है. जैसे प्रोफेट मोहम्मद के बारे में कहा जाता है कि उन्हें अल्लाह का मैसेज मिला, उनके अंदर उतरा, उन्होंने सोचा नहीं उसको.
जैसे हम कोई भी एक साहित्यकार जिस तरह से कुछ लिखता है उस तरह से ये रचनाएं नहीं हुई, इसीलिए ये डिवाइन है। तो वो साहित्य नष्ट नहीं होता, लेकिन हाँ एक ये है कि जिस तरह से वो पीढ़ी दर पीढ़ी पास ऑन होना चाहिए वो ऊपर से भी नहीं हुआ। और सबसे बड़ी गलती तो जो इस फील्ड के जानकार लोग हैं उन लोगों की है कि उन्होंने पता नहीं क्या इनसिक्योरिटी फील की इस नॉलेज को शेयर करने। छोटी छोटी बातें, जैसे हमने एक बार बात की थी कि जो हॉरोस्कोप होता है, हॉरोस्कोप देख के और टाइम ऑफ बर्थ पता लगाना, कितनी छोटा सा एक कॉन्सेप्ट था, जरूरत होगी तो हम लोग फिर उसको लेंगे, लेकिन छोटी सी चीज थी, उसको लेके लोग प्रभावित हो जाते हैं किसी भी एस्ट्रोलॉजर से। शनि के फोबियाज पे बात की थी, पितृदोष के बारे में बात की थी, और ये मतलब सारी की सारी जो चीजें हैं, रिलेशनशिप पे जो स्ट्रेस आ रहा है, हमने कहीं ना कहीं इसको लिंक किया था पितृदोष से। और हमें सबसे बड़ी चीज जो है वो ये ध्यान रखना है कि फियर्स, फोबियाज और सुपरस्टिशन, इन सब के लिए हमारी सोच में, भारतीय संस्कृति की सोच में, आप और हम तो आते जाते रहेंगे, कोई मायने नहीं है मेरे होने या आपके होने, किसी के होने नहीं होने के, लेकिन जो हमारी ओरिजिनल जो संस्कृति है उसमें कमजोरी के लिए, सुपरस्टिशंस के लिए कोई जगह नहीं। और सुपरस्टिशन आता किधर है? जब जानकारी नहीं होती तो सुपरस्टिशन आता। और मैं तो कहता हूँ कि हम, हमारी संस्कृति में कमजोरी के लिए जगह नहीं, पूरा डिपेंडेंसी नहीं है हमारे यहाँ, किसी चीज पर डिपेंडेंट नहीं होना है। योगी लोग तो खाने पीने, नेचुरल कॉल्स, सारी चीजों को जीत लेते हैं, उन्हें तो वो भी डिपेंडेंसी नहीं चाहिए। तो कहीं ना कहीं हम इतना जरूर कर सकते हैं कि इस तरह की चीजों पे, एस्ट्रोलॉजी पे, वास्तु पे और इस तरह के कॉन्सेप्ट्स पे, नॉलेज पे जो हमारी डिपेंडेंसी होती है। कितने सारे लोग हैं जो कहते हैं वो ऐसे रोज नमस्कार करके जाता हूँ ऑफिस, परसों भूल गया था तो मेरा एक्सीडेंट हो गया। क्या भगवान ऐसे होते हैं? यदि भगवान ऐसे होते हैं तो ऐसे तो हम लोग भी हैं। कोई बात अच्छी होती है तो हम खुश हो जाते हैं, नहीं होती तो नाराज भी हो जाते हैं। तो ये कंफ्यूजन आता किधर से? क्योंकि एक तो एक्सप्लेन करने वाले नहीं है, और दूसरा सिंबोलिज्म का एक बड़ा चक्कर है हमारे यहाँ पे। हर चीज को पर्सोनिफाई किया इस्लाम, और इसमें मेन जो कॉन्ट्रडिक्शन आता है वहीं आता है। अभी एक छोटी सी बात है कि प्रॉस्पेरिटी पर्सोनिफाइड इज लक्ष्मी। अब आप उसको निलाने लगो, उसकी प्रतिमा बना दो, उसके फिर कपड़े पहना दो, फिर तरह तरह के फूल चढ़ाओ, वो कर्मकांड एक अलग विषय है, उसके पीछे भी एक साइंस है। जब एनर्जी और मैटर की इंटरकन्वर्टिबिलिटी बहुत हाई लेवल का साइंस है, जब हम वो डिस्कस करते हैं तो पता लगता है कि हाँ, प्रॉस्पेरिटी हमारे सामने, जैसे आप और मैं बैठे हैं, इस तरह से यदि हम सिस्टमेटिक मैनर में जाते हैं तो हाँ, हमको लक्ष्मी का दर्शन जो बोलते हैं वो हो सकता है। किए हैं लोगों ने, सिस्टम आज भी मौजूद है उसके, लेकिन वो बहुत उच्च स्तर की बात है, हर कोई रियलाइज नहीं कर सकता उस चीज को। बट कम से कम हमको इतना जानना चाहिए कि जैसे ये प्रॉस्पेरिटी पर्सोनिफाइड, इंटेलेक्ट पर्सोनिफाइड इज गणेश। अभी हम जैसे टाइम के मेजर की बात करें तो टाइम के मेजर में यदि मैं बोलूँ कि भाई सेकंड है, ठीक है, मिली सेकंड है, मैं यदि उनको ऐसे हाइट की उससे कर दूँ कि ईयर 5 फुट 3 इंच का कोई एक आदमी, फिर महीना एक छोटी हाइट वाला कोई आदमी किशोरावस्था का, और मिली सेकंड को मैं यदि एक छोटा सा बच्चा बना दूँ और उसके बारे में अच्छे से बिल्कुल पोएटिक तरीके से मैं लिख दूँ कि वो एक बहुत चंचल है और पल भर में ओझल हो जाता है और ऐसा है। मिली सेकंड तो ऐसे ही जाता है, फ्लैश में पास होता है। तो मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ एक्सप्लेन करने का एक तरीका है और सूत्र रूप में। तो इसके कारण और इसको नहीं समझाने के कारण कंफ्यूजन क्रिएट होते। मतलब यदि साइंटिफिक उसकी बात जैसे अभी हम लोग कर रहे थे, देव ने कहा कि साइंटिफिक तो इतना साइंटिफिक मेजर ऑफ टाइम 0.6 माइक्रोसेकंड्स, वो हमारे यहाँ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टाइम है, दैट इज कॉल्ड परमाणु। 33,000 कुछ 760 या ऐसे कुछ मिली सेकंड्स मिलके और एक त्रुटि इज ए यूनिट ऑफ टाइम, वो बनती है। ये छोटी यूनिट्स ऑफ टाइम। बड़ी यूनिट्स ऑफ टाइम की बात करें तो जैसे कलयुग है तो सोलर ईयर जो है 365 दिन का,
ऐसे 4,32,000 साल का एक कलयुग होता है, उससे डबल जो है वो द्वापर होता है, और उससे ट्रिपल जो है वो त्रेता होता है, और उससे 4 गुना सतयुग होता है। ये सब मिला के और एक महायुग बोलते हैं उसको, एक महायुग बनता है। और ऐसे महायुगों के साइकिल्स होते हैं, पूरे के पूरे साइकिल्स होते हैं। तो 4,32,000, 8,64,000 ऐसे करके करीब करीब आई थिंक इसको यदि 10 टाइम्स करें तो एक महायुग आ जाता है। 4,32,000 मल्टीप्लाइड बाय 10 इज 1 महायुग। और ऐसे बहुत सारे महायुग मिलके एक मनु कहलाता है, और ऐसे 14 मनु हैं। तो मतलब ये जो हम बोलते हैं ना कि डार्विन की थ्योरी, ये थ्योरी सब सही है, विद्वानों की और ज्ञान किसी की बकौती नहीं है, लेकिन यदि हम उसको देखेंगे तो समझ में आएगा कि ये कहाँ से चली आ रही चीज़ है, क्या साइकिल ऑफ कॉस्मिक इवोल्यूशन है वो। इट्स अमेजिंग टू रीड एक्चुअली, बहुत बहुत लॉजिकल है, बहुत साइंटिफिक है, पर बस बात यह है कि जितना रिसर्च उस पर होना चाहिए। जैसे मुझे एक हल्का हल्का ग्लिम्स पता है, मैं उसका एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो यदि किसी की दिलचस्पी होती वो और वो एक किसी चीज़ को लेके उसके अंदर चला जाता है, तो वो he or she can be another Darwin। वो चीज़ है हमारे यहाँ। तो हम भले डार्विन न बने, हम भले कोई न बन पाए, लेकिन हमें इतना पता हो कि यस वी आर प्राउड इंडियंस। एक छोटा सा प्रश्न बीच में आया था कभी, मुहूर्त क्या है, कोई लोग बता सकते हैं? आप में से किसी को मुहूर्त किसको कहते हैं? Auspicious time to do something, right? Muhurt is basically just a unit of time। 48 मिनट्स का जो टाइम है, जैसे मैंने बताया कि 0.6 माइक्रोसेकंड्स जो है दैट इज कॉल्ड परमाणु, फिर घटी है, पल है, बहुत ही सारे उसके डिनोमिनेशंस हैं उसके। तो इस तरह से 48 मिनट्स का जो टाइम है दैट इज कॉल्ड मुहूर्त। और शुभ मुहूर्त इज अ ऑस्पिशियस टाइम टू डू अ पर्टिकुलर थिंग, पर्टिकुलर काइंड ऑफ एक्टिविटी, जब कॉस्मिक फोर्सेस उस पर्टिकुलर टाइप की एक्टिविटी में हमको सपोर्ट करें। सीधी सी बात है कि यदि मान लीजिए एक हम उसको उस तरह से लें कि यदि एक बार है या एक डिस्कोथेक है, तो उसके लिए क्या सुबह 8 से 11 का टाइम सूट करेगा क्या किसी? बिकॉज कॉस्मिक फोर्सेस आपको सपोर्ट नहीं कर रहे होता, वो 11 से 3 वाला काम है रात को। तो मुहूर्त वो चीज है। और इंडियन सिस्टम ऑफ लिविंग जो है, इट इज समथिंग लाइक लिविंग इन हार्मनी विद द नेचर। वो सारे के सारे फोर्सेस को यूज करते हुए अपना पर्टिकुलर टास्क। लेकिन गलती कहाँ होती है? गलती ये होती है कि मैं हूँ, मैं कंसल्टेंट हूँ, मैंने कह दिया कि ये मुहूर्त है, इससे आगे पीछे नहीं। हमको ये जानना चाहिए कि हमको कॉस्मिक फोर्सेस को अपने बेनिफिट के लिए यूज करना है, उनके साथ रेजिस्ट नहीं करना है अननेसेसरी, लेकिन साथ में हमको मानसिक रूप से बंधना नहीं है, क्योंकि हमें मुक्त होने के लिए है ये सारा ज्ञान। ज्ञान यदि बांध रहा है तो कहीं ना कहीं गलती हो रही है, और ज्ञान यदि मुक्ति की तरफ ले जा रहा है, इंडिपेंडेंट बना रहा है, तो सही दिशा में जा रहा है। तो ज्ञान मुक्त करे वो ज्ञान। और साथ में जब जब मुहूर्त को लेके कोई ऐसी चीज सामने आती है हमारे कि कोई चीज जो करने लायक है, बहुत अच्छे संत हैं, उन्होंने एक बड़ी सुंदर बात कही थी। तो उनका ये कहना था कि अच्छा काम करने के लिए कोई वक्त बुरा नहीं होता, और बुरा काम करने के लिए कोई वक्त अच्छा नहीं हो सकता। कितनी अच्छी ये फिलॉसफी है। और ये जो है ये साइंस है, जो अभी हम बात कर रहे थे कि कहीं ना कहीं, जैसे हमने डिस्क का उदाहरण लिया कि भाई रात को 11 से 3, तो वो वाली बात है कि कहीं हम यदि नेचर के फोर्सेस को, एनर्जीज को यूज कर रहे हैं, हम बुद्धिमानी का काम कर रहे हैं, लेकिन यदि हम उससे बंध रहे हैं तो कहीं गलती हो रही है। तो बस इसी सोच के साथ हम लोग कोशिश करते हैं कि 4 बातें सीखें, जितना मुझे पता है मैं आप लोगों को शेयर कर पाऊँ। और जब मैं आप लोगों के बीच में नहीं हूँ
तो उस वक्त पे आप कहीं किसी भी पर्सन की मदद से आप उस ज्ञान को यूटिलाइज कर सके। इतना एस्ट्रोलॉजी भी इंडियंस आपको आनी चाहिए कि आप किसी जगह मिसगाइड नहीं हो, एक्सप्लॉइट नहीं हो। ये छोटा सा उद्देश्य है। और आज का जो सब्जेक्ट, जैसे देव ने बोला डिजास्टर मैनेजमेंट, कभी कभी जैसे वो एक कहावत है ना, मिस फॉर्चून नेवर कम्स अलोन। तो वैसे इसका दूसरा पार्ट भी है, सो इज गुड फॉर्चून, वो भी इकट्ठा आता है, सब परिवार आता है वो भी, लेकिन वो फील नहीं होता है, तब लगता है अभी और कुछ बाकी है, शायद 2-4 मेंबर्स और हैं। और जब वो मिस फॉर्चून रहता है तो लगता है 2 और आ गए। तो ये तो साइकोलॉजिकल चीज हम सब लोगों के साथ होती है। बट इसमें एक्चुअली ऐसा कभी कभी होता है, ऐसा कभी कभी होता है कि जैसे 2 उदाहरण हम लें और आसपास के उदाहरण लेते हैं। एक बहुत हेल्दी व्यक्ति है, वो रूटीन चेकअप कराते हैं अपना, और पता लगता है कि कुछ जो ब्लड काउंट्स हैं वो एकदम से ड्रॉप हुए। दूसरा चेकअप होता है, डॉक्टर एडवाइस करता है, थोड़ा सीरियस मोड में जाते हैं, पता लगता है कि कैंसर है। कैसे लाइफ एकदम से टर्न होती है। और उसके बाद इट्स अ सीरीज ऑफ डिफिकल्टीज। एक सात्विक सा इंसान है, वो बैठा हुआ है, बैठे बैठे उसको वॉमिट होती, ब्लड की, पूरी ब्लड की वॉमिट होती, ब्लैक कलर की, पता लगता है हेपेटाइटिस बी है। एक कोई इंसान किसी मेडिकल इमरजेंसी के कारण अपना सब काम धंधा जॉब सब छोड़ के भागता है, किसी तरह से सकुशल सब चीज़ें मैनेज होती हैं, और उसके बाद जब वो वापस आने को होता है, ठीक है ना राइट, उस वक्त इंटरनेशनल फ्लाइट के पहले जो ट्रेन जर्नी वो ले रहा है, वहाँ रेलवे स्टेशन पे उसका पासपोर्ट गुम हो जाता है। और पासपोर्ट गुम होने के बाद वो इंटरनेशनल जर्नी नहीं हो सकती, जॉब के कमिटमेंट से वो नहीं हो सकते। ये इस तरह की जो चीज़ें हैं, एक छोटा सा ये रिसेंटली अभी क्यों दिमाग में आया वो मैं बताता हूँ आपको। पिछले शायद 15 दिन में मैं शायद 4 जगह बदल चुका हूँ रहने की, और आज 5वीं जगह पे जाऊंगा। एंड इट वाज सो सडन कि मुझे होटल मैनेजमेंट का एक लव लेटर आता है कि आपका रेंट 100% बढ़ाया जा रहा है। कब से? कल से। तो वो जो उनका इंफॉर्मेशन था, या उनके जो भावनात्मक उनका वो था मैसेज, वो मैं अपने नीचे जो लोग हैं जहाँ से मेरे पास पैसे आते हैं, वो मैं पास ऑन नहीं कर सकता था। तो वहाँ से मैंने 2 बेडरूम से 1 बेडरूम में मूव किया, फिर वहाँ से और कहीं मूव किया, और अभी तक मैं हॉपिंग मोड पे अभी भी चल रहा हूँ। पर जब ये पहली या दूसरी बार जब ये घटा, तो मुझे लगा कि मैं भी तो देखूं कि क्या सितारे क्या हो क्या रहा है। तो जब मैंने देखा तो मेरे पकड़ में आया कि हाँ, ये ट्रांजिट है, ट्रांजिट ऑफ प्लैनेट्स है, जिसके कारण ये हुआ। और जैसे ही मैंने वो देखा, मैं रिलैक्स हो गया, क्योंकि मुझे उसका मैकेनिज्म समझ में आ गया। तो मैकेनिज्म जब किसी चीज का समझ में आ जाता है तो हम रिलैक्स हो जाते हैं। और एक बहुत बड़ा फायदा उसका होता है, बहुत बड़ा फायदा ये होता है कि एंगर और किसी केसेस में रिवेंज, ये जो, क्योंकि कोई भी यदि अनप्लीजेंट न्यूज है तो कहीं ना कहीं से तो डिलीवर होती, कभी बॉस से होती है, कभी जैसे इस उदाहरण में होटल मैनेजमेंट से हुई, किसी में हॉस्पिटल से होती है। वो जो न्यूज डिलीवर करने वाला पर्सन होता है, हमें लगता है कि इसने हमें परेशान कर दिया, इसके कारण हम दुखी हो गए। तो वो जो टारगेट हमारा रहता है, हमारा टारगेट कहीं ना कहीं उस पर्सन की तरफ होता है। और जैसे हम ये देखते हैं कि अरे तो ये शनि, मंगल और राहु, इन तीनों की जो कंजंक्शन है, इसके कारण ये हुआ है, तो हमारा ध्यान उस पर्सन से कम हटके और इधर आ जाता है। और ये तो एक स्तर हुआ एथिकल, कि हम किसी इंसान को जिम्मेदार मानने के बजाय हमने ग्रहों को जिम्मेदार माना, विच इज अ ट्रुथ, कि भाई ये शनि और राहु एक राशि में 1.5 साल से हैं, और जैसे ही मार्स ने एंट्री की वहां पे, तो वैसे ही पेट्रोलियम और पेट्रोलियम में फिर एक चिंगारी फायर की, ब्लास्ट हुआ।
तो हमने इनको जिम्मेदार माना। लेकिन यदि ये जिम्मेदार होते तो शायद कहीं ना कहीं सबके साथ एक जैसी घटना घटनी चाहिए। लॉजिकल है। यदि यही जिम्मेदार होते तो कहीं ना कहीं एक जैसी घटना सबके साथ घटनी चाहिए। वो मेरे कर्म है कि मुझे पर्टिकुलर सेक्टर ऑफ लाइफ में उन्होंने इफेक्ट दिया। ना वो पर्सन जिम्मेदार है, ना ये ग्रह जिम्मेदार है। यदि कोई चीज किसी भी चीज के लिए जिम्मेदार है तो वो हमारे अपने प्रीवियस कर्म है, कार्मिक बैलेंस हमारा। तो वो जाके और ऐसा बोलते हैं ना कि कर्म फल पक गया तो वो हमको डिलीवर हो जाता है। तो वो चीज है कि वो कर्म उस वक्त पे पका, उसको पर्टिकुलर जो कॉम्बिनेशन ऑफ स्टार्स चाहिए था वो मिला और वैसे ही वो पॉप अप हुआ। तो ऐसे अलग अलग अभी पिछले दिनों में जो मुझे जहाँ से कम्युनिकेशन हुआ, कुछ न कुछ न्यूज आई, किसी न किसी सेक्टर में कुछ न कुछ तो चल रहा है। किसी का पता लगा कि 2 लाइसेंस है, दोनों लाइसेंस बंद हो गए। किसी को पता लगा कि अचानक बहुत सीवियर एसिडिटी के कारण हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। तो एक छोटा सा मैं आपको कुछ बताता हूँ कि इसको हम किस तरह से हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि ये तो ट्रांजिट है। ये तो जब तक हम, ऐसा एक कहावत है, देह धरे को दंड है हर काहू के होए। दिस इज द पेनल्टी ऑफ पोसेसिंग दिस बॉडी। देह धरे को दंड है हर काहू के होए, ज्ञानी भुगते ज्ञान थे और मूर्ख भुगते रोए। भुगतना तो है, तो बस पता लगता है हम एडजस्ट कर लें उसके साथ, और एडजस्ट करने के साथ पुरुषार्थ वाला रवैया, क्षत्रिय वाला रवैया होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमको दे दिया हमने एक्सेप्ट कर लिया। फाइट करेंगे, हम कर्म योनि में फाइट करके जीत के बाहर निकलेंगे उन चीजों से। बड़े बड़े चैलेंजेस, और यहाँ पे ऐसे लोग बैठे हैं जिन्होंने उन चैलेंजेस को जीत के और बाहर आए, और उन चैलेंजेस को जीत के बाहर आने के लिए बहुत बहुत बड़ा कलेजा चाहिए होता है। कभी मौका मिलेगा तो उन चैलेंजेस को जिन्होंने जीता है उन लोगों से हम बात करेंगे सार्वजनिक रूप से, और जानेंगे कि वो क्या मैकेनिज्म था। एस्ट्रोलॉजिकली भी उसको समझने की कोशिश करेंगे। अभी ये सोचते हैं कि यदि इस तरह के ट्रांजिट्स रेगुलरली आते रहते हैं तो आज मान लीजिए किसी को बॉदर किया, कल वाला ट्रांजिट किसी और को बॉदर करेगा। हमें उन पर फोकस नहीं करना, लेकिन आइडेंटिफाई यदि हम कर लेते हैं कि अच्छा ये तो कुछ उस तरह की चीज़ है, तो फिर कैसे उसको हैंडल करना, आइडेंटिफाई कैसे करना और उसको फिर कैसे हैंडल करना। तो मैं थोड़ा सा आपको इस पे बता देता हूँ, इजी होगा। ग्रहों की बात जब हमने की थी तो एक हमेशा एक उसको जोड़ के देखना काफी इजी होता है। ये हमारा कलर स्पेक्ट्रम है, राइट। अब इसमें यदि हम ग्रहों से इसको रिलेट करें तो बुध जो ग्रह है, मर्क्यूरी, उसका कलर ग्रीन मानते हैं, तो पन्ना जिसके लिए पहना जाता है, तो ये हो गया बुध। और ये जो साइड है, शनि, राहु, शुक्र, गुरु, सूर्य, मंगल, केतु, कुछ इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। चंद्रमा को बीच में लेते हैं क्योंकि वो इनके इन्फ्लुएंस में दोनों तरह से बिहेव करते हैं। तो बहुत मोटा मोटा यदि क्लासिफिकेशन हम करें तो इसमें हम 2 ग्रुप्स बना सकते हैं। ये मैं ऑथेंटिक एस्ट्रोलॉजी की बात नहीं कर रहा हूँ, यूजफुल एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहा हूँ। एक ये ग्रुप हो गया, एक ये ग्रुप हो गया। इसको हम सुविधा के लिए ब्लू ग्रुप बोलते हैं और इसको हम रेड बोलते हैं। आप हम सब लोग यदि हम बहुत ही ब्रॉड क्लासिफिकेशन करें तो या तो ब्लू ग्रुप को बिलोंग करते हैं
और या रेड ग्रुप को बिलोंग करते हैं। और जब जब इस एंड और इस एंड के प्लैनेट्स मिलते हैं कहीं पे, और खास करके जब वो, जैसे एस्ट्रोलॉजी में हम वक्री बोलते हैं, रेट्रोग्रेड होते हैं, जब कभी ऐसे नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस में होते हैं, एस्पेक्ट उनका कुछ ऐसा होता है जो ज़्यादा एडवर्स रिजल्ट्स और वाइब्रेशंस प्रोड्यूस कर रहा हो, तब ज़्यादा वो डेडली हो जाते हैं। तो ऐसे में जब जब इस और इस एंड के प्लैनेट्स मिलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अभी जो है शनि राहु का कंजंक्शन है और उसमें मंगल अभी ऐड हुए हैं। ये तो 1.5 साल से है, इसके कारण आपने देखा होगा काफ़ी सारे उठापटक, यदि हम कंपेयर करें तो ज़्यादा देखने में आई है लाइफ में, कन्फ्यूजन्स देखने में आए हैं, डिप्रेशन और इस तरह की चीज़ें देखने में आई हैं। और ये जो है ये वॉरियर प्लैनेट है, और ये जब आते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा मतलब एक्यूट बना देते हैं चीज़ों को। इसको हम पेट्रोलियम बोल सकते हैं, इसको फायर बोल सकते हैं। तो अब हम इसको इस तरह से देखें कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं मान लीजिए कि ब्लू ग्रुप का मेंबर हूँ, तो जब तक ये था तो ठीक है, चल गया। जैसे ही ये इधर आए तो इन्होंने मुझे बॉदर किया। मान लीजिए कि आप यदि रेड ग्रुप के मेंबर हैं और ये दोनों जैसे मिले तो आपको कोई ना कोई ऐसा प्रॉब्लम आया। अब ऐसे में हम रेड ग्रुप के यदि मेंबर हैं तो हम समझने के लिए ऐसा समझें कि हाँ, रेड इज सुटेबल फॉर अस। तो हम क्या करेंगे, अपने ऑरा में से ब्लू को कम करने की कोशिश करेंगे। ज्यादा कॉम्प्लेक्स तो नहीं है। और यदि कोई ब्लू ग्रुप का मेंबर है और वो आइडेंटिफाई करता है कि हाँ, इट्स अ काइंड ऑफ सीरीज कुछ, तो हम रेड को कम करने की कोशिश करेंगे। बहुत ही बेसिक सा चीज है जिसके लिए आपको किसी की मदद लेने की जरूरत है, क्योंकि जब ये परेशानियां आती है तो हमको एस्ट्रोलॉजी दिमाग में नहीं आती, बहुत दूर रहती है, पूजा पाठ सब छूट जाते हैं इंसान के। उसको सिर्फ देखना होता है कि आज क्या करना है, अभी क्या करना है, किससे बात करनी है। तो हम क्या कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई भी उदाहरण लेते हैं, ये जब हमने किया तो हमें इस रेड को ट्रीट करना है, रिड्यूस करना है। इसको रिड्यूस करने के लिए फिर हम कॉमन सेंस को यूज करेंगे। इसको देखिए, जनरली जब भी हम किसी भी चीज को ऑरा में से कम करना चाहते हैं तो उस तरह के कलर के जो फूड स्टफ है या मेटल है या उस तरह की चीजों को हम डोनेट करते हैं। और जब हमें किसी कलर को एनहांस करना होता है तो उस कलर को हम फीड करते हैं बॉडी में। कई सारे तरीके हो सकते हैं। स्टोन्स पहनने से भी वही होता है। कलर्ड बॉटल्स का पानी और ऑयल यूज होता है अलग अलग उसके लिए, उसको चार्ज किया जाता है, उसका एक पूरा कलर थेरेपी का अलग साइंस है, इट्स अ थेरेपी इन इटसेल्फ। जब हम पर्टिकुलर टाइप के कपड़े पहनते हैं, पर्टिकुलर टाइप के पर्दे होते हैं, कलर होता है वॉल का, उससे फर्क पड़ता है। और उसके अलावा जो मेटल्स हैं, जैसे मान लीजिए कि मैं यदि बोलूँ कि रेड और ब्लू कलर या ब्लैक कलर का मेटल कौन सा है, तो शायद आमतौर पे एक जवाब आएगा कि रेड इज कॉपर, और ब्लू ब्लैक साइड पे आयरन आएगा, तो लोहा और तांबा। तो मान लीजिए मुझे रेड को कम करना है तो मैं कॉपर को डोनेट करूँ होगा। और इसमें सबकी जैसे हर चीज़ के पॉइंट्स होते हैं। मान लीजिए मुझे फॉर एग्जांपल ब्लू कलर एनहांस करना है तो शर्ट हो सकता है 50 पॉइंट्स देगा। पर्दे और एनवायरनमेंट जिसमें मैं 8 घंटे मेरी बॉडी रात को आइडल पड़ी होती है, वो हो सकता है कि 500 पॉइंट्स दें। और मान लीजिए मैं कोई स्टोन यूज करता हूँ तो उसमें कॉन्सेंट्रेटेड एनर्जी है, तो वो हो सकता है 5 मिलियन पॉइंट्स दे। इसलिए स्टोन्स यूज में आते हैं ज़्यादा कर, तो कॉन्सेंट्रेटेड एनर्जी। तो हमें ये देखना है कि एक बार हम अपना ग्रुप पता लग जाए, ये और ये, और जैसे ही कोई चीज़ ऐसी आइडेंटिफाई होती है तो हम इस रेड को कम करने के मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूँ, बहुत आसान। और क्योंकि इतना कुछ लिखा हुआ है, इसके लिए अलग से हर्ब्स हैं, इसके लिए अलग से मंत्र हैं, अलग से हवन हैं, उसकी संविधाएं हैं। संविधा मतलब जो हम यूज़ करते हैं, उसके क्या क्या कुछ नहीं है उसमें। लेकिन हम
बात वही है कि हमारा विषय नहीं, हमें आसान चीज़ें चाहिए जो हम यूज़ करें। जब आसान चीज़ें यूज़ करेंगे तो विल कनेक्ट टू अवर माइथोलॉजिकल बैकग्राउंड। तो रेड में आप सबसे पहले मेटल में कॉपर ले लीजिए, फूड स्टफ में कौन सा, मसूर की दाल, ठीक है, और राजमा, राजमा बिल्कुल हो सकता है, लेकिन राजमा में एक थोड़ा सा पॉइंट है, उसका कलर जरूर लाल है, लेकिन इट इज रिलेटेड विद राहु, क्योंकि आपको पता होगा ये जो उड़द होता है उसको माश बोलते हैं। तो राजमा जो शब्द है वो आया है राजमाश, किससे आया है, बोलते बोलते अपभ्रंश में ये साइलेंट हो गया। तो राजमा जो है, राजमा की कैरेक्टरिस्टिक्स यदि हम देखें एनर्जी के हिसाब से तो माश या उड़द के बराबर की है। तो इसलिए कलर में रेडिश होने के बाद भी, और राजमा जैसे 3-4 वैरायटी का होता है तो उसमें काफी सारे कलर्स आते हैं। तो लेकिन मसूर की दाल इज अ सेफ ऑप्शन। गेहूं इज ऑल्सो ए वेरी गुड ऑप्शन। गेहूं डायरेक्टली रिलेटेड विद मार्स। रेडिश हो सकती है, ये वाली पिंक वाली, लेकिन उसमें फिर एक बात है, No, I meant beetroot. I'm sorry. बीटरूट यस, बीटरूट हो सकता है। जनरली ड्राई आइटम्स हो तो अच्छा है, क्योंकि जैसे ही वो रस युक्त हो गया तो चंद्र शुक्र ये आ जाएंगे उसमें। लाल मिर्च बिल्कुल सही, लाल मिर्च हो सकती है, पर लाल मिर्च दान करना थोड़ा डिफिकल्ट काम होता है। तो आई थिंक इस तरह के जो ऑप्शन है, एक बहुत अच्छा ऑप्शन है चाय। इट इज अ वेरी कॉमन थिंग टू डिस्ट्रीब्यूट टू, ये किसी को दे सकते हैं, किसी लोगों को पिला सकते हैं। तो हम यदि फिर से इसको लें तो तांबा, चाय, मसूर की दाल, गेहूं, लाल मिर्च, लाल कपड़ा,